नमस्कार दोस्तों, मैं विजय AB99 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं फिर एक बार एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं बताने वाला हूं कि भौतिक विज्ञान क्लास 10th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से हैं जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से बनने वाले आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। तो हमको बताना क्या है कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण, यानी कि जो अवतल दर्पण होता है उससे जो बनता है आभासी प्रतिबिंब और जो उत्तल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है, उन दोनों में क्या अंतर है इसके बारे में। इन सभी क्वेश्चन के जो वीडियो हैं ये वीडियो मैं अगले लेक्चर में कवर करवा दूंगा कि क्वेश्चन के आंसर्स क्या हैं। यहाँ पर हम लोग सिर्फ क्या देखेंगे कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भौतिक विज्ञान से क्या है। और दूसरा हमारा क्वेश्चन आता है, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से क्या तात्पर्य है, यानी कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से क्या समझते हैं आप, उसके बारे में बताएंगे। तो मानव का जो अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है, दूरदृष्टि दोष क्या है। दूरदृष्टि दोष के बारे में बताना है तथा इसका निवारण भी हम लोगों को बताना है कि इसका निवारण कैसे किया जाता है। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन जो पास की वस्तुएं होती हैं वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इसके बाद हमारा चौथा आता है, निकट दृष्टि दोष क्या है। निकट दृष्टि दोष के बारे में हमको बताना है और निकट दृष्टि दोष को कैसे दूर किया जाता है, निवारण कैसे किया जाता है, उसके बारे में भी बताना है। निकट दृष्टि दोष में होता क्या है कि निकट की वस्तुएं अच्छी दिखाई देती हैं, यानी कि साफ दिखाई देता है, और दूर की वस्तुएं जो होती हैं वो अस्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। यहाँ से ऐसे हम समझ सकते हैं, निकट दृष्टि, निकट मतलब दृष्टि यानी कि दिखाई देगा, दूर दृष्टि मतलब दूर की वस्तुएं दिखाई देंगी लेकिन पास की वस्तुएं यहाँ नहीं दिखाई देंगी। और इसमें क्या होता है, निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। तो हम लोग इस पर कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों को ध्यान से पढ़ेंगे कि निकट दृष्टि दोष क्या है और दूर दृष्टि दोष क्या है। इसके बाद आता है छठा क्वेश्चन, मानव नेत्र की असमंजन क्षमता, यानी कि हमको यहाँ पर क्या बताना है, मानव नेत्र की असमंजन क्षमता कितनी होती है इसके बारे में बताना है। और उसके बाद हम लोग का अगला क्वेश्चन आता है 7, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, यानी कि हमको प्रकाश का अपवर्तन जो होता है उसके नियम बताना है कि प्रकाश के अपवर्तन के क्या नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, वो 2 नियम के बारे में हम लोग लिखेंगे। फिर उसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन आता है, मानव नेत्र के प्रमुख भाग का वर्णन कीजिए। हमको क्या बताना है, जो मानव नेत्र होता है उसके जितने भाग पाए जाते हैं, रेटिना पाया जाता है, दृढ़ पटल पाया जाता है, लेंस पाया जाता है, इन सभी भागों का हमको क्या करना है, वर्णन करना है। और हाँ, एक बात, जो भी क्वेश्चन का अगर हम लोग चित्र जानते हैं तो उस चित्र को जरूर बनाएं, क्योंकि चित्र जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो हमको चित्र जरूर बनाना है। हम लोग 2 लाइन कम लिखेंगे लेकिन चित्र जरूर बनाएंगे। चित्र बनाने से हमारा बहुत फायदा होता है और हमारे नंबर अच्छे आते हैं। फिर उसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पदार्थ की जो सबसे न्यूनतम इकाई होती है वो इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर कितने आवेश होते हैं, कि एक इलेक्ट्रॉन पर 6.0 × 10⁻90 कूलाम होता है। फिर उसके बाद में हमारा 10वां क्वेश्चन आता है, कूलाम की परिभाषा दीजिए, यानी कि हमको कूलाम क्या है उसकी परिभाषा हमको देनी है, कूलाम के बारे में बताना है कि क्या है कूलाम। तो कूलाम एक प्रकार का क्या है, मात्रक है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे लेक्चर में। फिर उसके बाद में हम लोगों का आता है 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन जो है उसमें लिखा हुआ है, ओम का नियम लिखिए। ओम का नियम क्या है, ओम एक वैज्ञानिक थे, उनका नियम हमको बताना है कि ओम ने क्या बताया है, उनके क्या नियम हैं। इन सब के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। और इसको ध्यान से सारे क्वेश्चन जो है उसको एक कॉपी में नोट कर लो, और इसके बाद में जब मैं लेक्चर बार डालूंगा तो सारे के सारे आंसर लिखते जाना और देखते जाना। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को याद करना, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसमें कमियागिरी ना करना, है ना। चलो हम लोग अगला देखते हैं 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन हमारा है, विद्युत प्रतिरोध क्या है। विद्युत प्रतिरोध के बारे में हमको बताना है कि विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट।
तो हमको विद्युत यानी कि जो विद्युत है उसमें जो रुकावट है उसके बारे में बताना है तथा इसका मात्रक हम लोग को बताना है, यानी कि इसका मात्रक लिखिए, हम मात्रक के बारे में बताना है कि इसको किस में नापा जाता है। नापने की जो वो होती है इकाई होती है उसको हम लोग मात्रक कहते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग का 13वां क्वेश्चन आता है, विद्युत विभव की परिभाषा लिखिए। विद्युत विभव क्या है इसके बारे में हमको बताना है। और कभी कभी इसी का एक क्वेश्चन आता है, विद्युत विभवांतर क्या है। तो दोनों में हम लेक्चर में अंतर बता देंगे और क्या है बहुत ही आसानी से बताएंगे। मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि जो भी क्वेश्चन के मैं आंसर बताऊंगा वो बहुत ही सिंपल होगा और आपको आसानी से आ जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन है, वाट की परिभाषा दीजिए। हमको वाट, जैसे हम लोग कहते हैं 250 वाट, 300 वाट, 200 वाट, है ना, ये सब बातें करते हैं कि वाट क्या है। अब हम लोग के यहाँ बताना है, वाट की परिभाषा बतानी है। और ये भी हम लोग जान जाएंगे कि हम लोग जो वाट वाट कहते हैं बार बार वो क्या है ना। इसके बाद हम लोग का अगला क्वेश्चन आता है जो है 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन में लिखा हुआ है, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोध जो होते हैं ये क्या होते हैं, जोड़े जाते हैं, तो प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन हमको बताना है। और इसी में एक और आता है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। क्या आता है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो हम लोगों को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो होता है समांतर क्रम, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन जो लिखा है वो क्या लिखे हैं, समांतर क्रम संयोजन। लेकिन मैं जब बताऊंगा क्वेश्चन तो दोनों को बताऊंगा ताकि आपके फ्यूचर में भी काम आए, है ना। तो प्रतिरोध यानी कि जो रुकावट की चीज़ें होती हैं लगाई जाती हैं, जैसे कि क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज में आता है तो प्रतिरोध को लगाया जाता है ताकि वो रोक सके। आइए हम लोग देखते हैं कि प्रतिरोध कैसे, जैसे कि ये है एलईडी बल्ब। एलईडी बल्ब के जब हम लोग पीछे की तरफ देखते हैं तो पीछे की तरफ हमको ये एक बड़ा सा दिखाई देता है, जो ये क्या काम करता है कि जब एलईडी बल्ब में यहाँ से इस तार द्वारा बहुत हाई वोल्टेज यानी कि 250 वोल्ट का करंट आता है तो उसको कौन कंट्रोल करता है, ये देखो भाई टूट भी गया। ये कौन कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है। ये क्या कर देता है, उस विद्युत धारा को कम कर देता है, जिससे ये एलईडी बल्ब जलने नहीं पाती हैं। ये मैं आप लोगों के लिए एक एलईडी बल्ब फोड़ भी दिया हूँ, तो प्लीज़ दोस्तों ये इस वीडियो को भी आप लाइक कर दो। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, विद्युत मोटर का चित्र तथा कार्यविधि समझाएं। यानी कि विद्युत मोटर का हमको सचित्र वर्णन करना है, यानी कि उसके बारे में बताना है, उसके चित्र भी बनाना है और उसकी कार्यविधि क्या है बतानी है। मैं इसको बहुत ही आसानी से आप लोगों को बताऊंगा, तो आप लोग लेक्चर वाली वीडियो को जरूर देखना ताकि उससे आप लोगों को मोटर के बारे में आसानी से पता चल जाए, इसकी कार्यविधि पता चल जाए। फिर उसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन आता है, चुंबकीय प्रेरण क्या है। हम लोग जानेंगे कि चुंबकीय प्रेरण क्या है। ये क्वेश्चन जो होता है कई बार 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 पूछा गया कि चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, तो इस क्वेश्चन पर आप लोग बहुत ध्यान से देखना ताकि ये क्वेश्चन जो है याद हो जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और हाँ, ये जो भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं ये सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो है ये कई बार पूछा गया इसलिए हम बोले। फिर उसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन आता है 18वां क्वेश्चन। जो 18वां क्वेश्चन है वो क्या है, नाभिकीय ऊर्जा क्या है। नाभिकीय ऊर्जा के बारे में हमको बताना है। तो नाभिकीय ऊर्जा जो होता है, जब नाभिक का तोड़ा जाता है या नाभिक को जोड़ा जाता है तो उसमें से ऊर्जा निकलता है। कोई भी एटम है यानी कि परमाणु है, उसके जब नाभिक को तोड़ा जाता है, क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है, तो उसमें से ऊर्जा निकलता है। या फिर किसी दो तत्वों के नाभिक को जोड़ा जाता है तो उसमें भी ऊर्जा निकलती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। और नाभिकीय ऊर्जा से जैसे हम लोग का देखते हैं बम, परमाणु बम बनाए जाते हैं, ये सब किससे बनाए जाते हैं, नाभिकीय ऊर्जा की सहायता से ही बनाए जाते हैं। उसके बाद हम लोग का अगला क्वेश्चन आता है 19वां क्वेश्चन, जीवाश्म क्या है। जीवाश्म के बारे में हमको बताना है कि जीवाश्म किसे कहते हैं। तो जीवाश्म को हम लोग अगर समझना चाहें आसानी से तो वे चीज़ें जो पहले से पृथ्वी में दबी पड़ी हुई हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। या चट्टानों के नीचे जो जीवों के शरीर, पेड़ पौधे पड़े हुए हैं, उनको अब ढूंढने पर जब हमको थोड़े उसके अवशेष मिलते हैं, उस अवशेष को ही हम लोग क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर मैं फिर कवर कराता रहूँगा। हाँ, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है क्रांति कोण किसे कहते हैं। क्रांति कोण के बारे में बताना कि क्रांति कोण क्या है। और उसके बाद में हमारा 21वां क्वेश्चन आता है स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या है ये भी हम लोग देखेंगे, स्नेल के नियम के बारे में बताएंगे। फिर उसके बाद में हम लोग का आता है बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें 2-4 हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे, बाकी जो बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे वो हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे कि बहुविकल्पीय प्रश्न क्या है, क्योंकि बहुविकल्पीय भी आप लोगों का 10 क्वेश्चन आता है। तो 10 क्वेश्चन को हम लोगों को कम से कम 40-50 जब देखेंगे तो उसमें से 7-8 जरूर मिल जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि बहुविकल्पीय प्रश्न क्या है। तो सबसे पहला हम लोग का बहुविकल्पीय प्रश्न जो है, पहला हमारा क्वेश्चन है दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r में संबंध। हमको दर्पण की फोकस दूरी के बारे में और वक्रता त्रिज्या में संबंध बताना है। जैसे हम लोग अगर देखें तो यदि ये दर्पण है तो दर्पण का ये जो स्थान होता है ये फोकस दूरी होता है, और जो ये होता है बीच वाला स्थान, से गोला होगा त्रिभुज वृत्त का एक गोला होता है, जो बीच वाला स्थान होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, केंद्र के नाम से जानते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या r के नाम से जानते हैं। तो वक्रता त्रिज्या और r फोकस में क्या संबंध है इसके बारे में हमको बताना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए है हमारा f बराबर r, बी है हमारा f बराबर 1/r, सी है हमारा 2f बराबर r, फिर उसके बाद में है f बराबर 2r। तो कौन सा ऑप्शन सही है आप जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। हम बताते हैं कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है। तो ये हम लोग अगर यहाँ से देखें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1f हो गया मानते हैं, तो जस्ट इतनी दूरी इधर भी है तो 1f और इधर भी 1f, तो कितना f हो जाएगा 2f। तो 2f के बराबर कौन है r है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि 2f बराबर r होता है। या इसी को कभी कभी ऐसा भी लिखा होता है कि f बराबर r/2। तो हम लोग इसको भी टिक कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि जब ये गुणे में है, गुणे से इधर जाएगा तो बट्टे में आ जाएगा 2 और ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जब वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर होगा। हमको बताना है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जब उसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर होगा। तो 32 सेंटीमीटर उसकी क्या है, जैसे हम भी बताए थे अगले में कि वक्रता त्रिज्या कितने दिया हुआ है, यहाँ से लेकर के ये जो वृत्त है, वृत्त का केंद्र ये 32 दिया है। तो ये 32 दिया हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो इसकी आधी होगी। इसको हम लोग सूत्र द्वारा निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा, ये 16 मिलेगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि 32 का आधा कितना होगा, 16 होगा। तो फोकस दूरी हमारा कितना मिल गया, 16 सेंटीमीटर मिल गया है। उसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन आता है स्वास्थ्य नेत्र के लिए दूरबिंदु कितना होता है। जो स्वास्थ्य नेत्र होता है, अच्छे नेत्र होते हैं, बिल्कुल उसमें कोई दोष ना हो, तो उसकी जो दूरबिंदु है वो कितना होता है। आप जल्दी से अगर जानते हैं तो कमेंट कीजिए कि ये होता है, पहला है 25 सेंटीमीटर, दूसरा है 100 सेंटीमीटर, और तीसरा है 50 सेंटीमीटर, और लास्ट है अनंत। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये सही है, ये कि ये कि ये। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन क्या हमारा सही है, अनंत दूरी होता है। लेकिन ज़्यादा बच्चे हड़बड़ा जाते हैं और 25 सेंटीमीटर पर लगा देते हैं, लेकिन कितना होता है दूरबिंदु, वो होता है अनंत दूरी। यानी कि हमारी आंखें देखो, हम लोग अगर रात में देखते हैं तो तारों को देख सकते हैं, इसका मतलब क्या है, हमारी आंखें कितनी देख सकती हैं, अनंत देख सकती हैं। इसके बाद चौथा क्वेश्चन हमारा आता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, बताइए। तो हमको बताना है कि स्पष्टनी की कितनी न्यूनतम, कम से कम दूरी, कितनी दूरी तक हम लोग अच्छे से देख सकते हैं। तो ऑप्शन आपको 4 दे रखा है। एक है पहला 25 मीटर, दूसरा है 25 सेंटीमीटर, तीसरा है आपका 2.5 सेंटीमीटर, चौथा है आपका 2.5 मीटर। तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही है, ए या बी या सी या डी। आप जल्दी से कमेंट कीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें हमारा क्या होता है,
25 सेंटीमीटर होता है। ध्यान से हम लोग एग्जाम में करेंगे, नहीं तो 25 मीटर पर लगा दें। 25 सेंटीमीटर होता है। यदि 25 सेंटीमीटर से हम लोग आगे लेकर आते हैं किसी वस्तु को तो हमको स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। इसके बाद में हम लोग का लास्ट क्वेश्चन आता है। लास्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है, दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। दूरदृष्टि के दोष के कारण प्रतिबिंब कैसा बनता है? रेटिना पर बनता है, बी रेटिना से आगे बनता है, सी रेटिना के पीछे, या डी कहीं नहीं बनता है। तो फटाफट कमेंट कीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही है और इसके आंसर आप कमेंट में कीजिएगा और बताइएगा हमको भी कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। ये आपका वर्क है, एक का कमेंट कीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। यदि आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो यस लिख करके कमेंट कीजिए ताकि हमको भी पता चले कि हाँ सभी बच्चों को अच्छा लग रहा है वीडियो, और ऐसे ही हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहें जो कि आप लोग के मोस्ट इम्पोर्टेंट हो। धन्यवाद दोस्तों। और आपके जो सारे क्वेश्चन लिखाए हैं हमने इस तरफ, उन सारे क्वेश्चन के आंसर मैं अगले लेक्चर में 3-4 लेक्चर में मिला करके सारे क्वेश्चन के आंसर मैं दे दूंगा। तो सारे क्वेश्चन के आंसर आप एक बार नोट कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन मैं कहूँगा कि सारे क्वेश्चन को आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नोट करने से क्या होता है, एक बार आप लिखते हैं तो चीज़ें आपको याद हो जाती है कि हमको क्या क्या करना है। तो ये आपका कौन सा था, भौतिक विज्ञान का था। अगले दिन मैं बनाऊंगा आप लोगों के लिए, जो बनाऊंगा वो रहेगा रसायन विज्ञान के लिए, उसके बाद मैं बनाऊंगा जीव विज्ञान के लिए। तो प्लीज़ दोस्तों ये वीडियो तुरंत अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों का भी फायदा हो सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक इंतज़ार कीजिएगा और पढ़ते रहिएगा अच्छे से ताकि आपका नंबर बोर्ड एग्जाम में अच्छा